हाय एवरीवन। वेलकम टू डार्क यूपीएससी। सो पॉलिटी को प्रिपेयर करते वक्त कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स जो है वो उनको याद करना कभी कभी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। खास तौर पे हाल फिलहाल के कुछ सालों में यूपीएससी ने स्पेसिफिक आर्टिकल्स पे बहुत फोकस किया है। तो इस वीडियो में हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स की बात करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा कि गवर्नमेंट वेबसाइट पे जाइए आप और लेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन का पीडीएफ डाउनलोड कीजिए। और उस पीडीएफ में स्टार्टिंग के जो 3-4 पेजेस हैं या जहाँ आपके कंटेंट्स लिखे हों, कंटेंट्स एज इन आर्टिकल्स के का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नहीं, सिर्फ आर्टिकल्स का टाइटल लिखा हो, उसको डाउनलोड करिए और सिर्फ टाइटल्स वाले पेजेस को प्रिंट करके आप साइड में रख लीजिए। और जो आर्टिकल्स मैं मार्क करा रहा हूँ उसको आप वहाँ मार्क कर लीजिए। ये आर्टिकल्स जो मैं मार्क करा रहा हूँ, नॉट जस्ट फ्रॉम द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू बट मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी आपको इम्पोर्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि मेंस आंसर राइटिंग में भी आर्टिकल्स का बहुत यूज़ होता है। तो इस वीडियो में हम लोग उन इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की बात करेंगे जो कि प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी सारे आर्टिकल्स को ध्यान नहीं देना है, जितना मैं बता रहा हूँ उतना करके जाओ। बाकी ह्यूमनली पॉसिबल भी नहीं है और एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा है कि आपको एग्जैक्ट आर्टिकल और उसके अंदर क्या लिखा हुआ वो पता होना चाहिए। तो मैं जितना बता रहा हूँ आप उस पर ध्यान दो। तो शुरू करते हैं। सो पार्ट 1, पार्ट आपको ध्यान देना है, क्योंकि इस साल आपने क्वेश्चन देखा होगा। पार्ट से क्वेश्चन पूछा है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का क्वेश्चन पूछा था, अमेंडमेंट का क्वेश्चन पूछा था, इमरजेंसी किस पार्ट में है वो पूछा था। तो पार्ट्स आपको ध्यान देने हैं। पार्ट्स के अंदर जो चैप्टर्स होते हैं उसको आप इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन पार्ट्स आपको ध्यान देने हैं। तो पार्ट 1 में आर्टिकल 1 to 4 है, इसमें आर्टिकल 3 और 4 को ध्यान दीजिएगा। 3 और 4 जो कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स की बात करता है, स्टेट के एरिया को चेंज करना, उनके बाउंड्रीज को चेंज करना, नाम को चेंज करना, ये आर्टिकल 3 में है। और जो ये चेंजेस होंगे ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं होंगे, ये आर्टिकल 4 में लिखा हुआ है। तो 3 और 4 आपको ध्यान देना है। सिटीजनशिप पार्ट 2 में है। सिटीजनशिप में आपको आर्टिकल 9 ध्यान देना है। आर्टिकल 9 इम्प्लिसिटली बोल रहा है कि डुअल सिटीजनशिप नहीं हो सकता। डुअल सिटीजनशिप नहीं हो सकता ये बोल रहा है। लेकिन डुअल सिटीजनशिप नहीं हो सकता ये एक्सप्लिसिटली नहीं लिखा हुआ है। पर्सन वॉलंटरली एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ ए फॉरेन स्टेट नॉट टू बी सिटीजन्स। तो ये इम्प्लिसिटली बोल रहा है कि इंडिया जो है सिंगल सिटीजनशिप को फेवर करता है। आर्टिकल 11 आपको याद रखना है कि पार्लियामेंट जो है उसको ये पावर दिया गया है टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। और इसी के तहत पार्लियामेंट ने जो है वो सिटीजनशिप एक्ट फ्रेम किया था, जिसमें अभी हाल फिलहाल में अमेंडमेंट हुआ था। तो आर्टिकल 11 आपको ध्यान देना है। फंडामेंटल राइट्स के सारे आर्टिकल्स वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें बहुत ज़्यादा छोड़ने को नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ आर्टिकल्स मैं बताऊंगा जिसे आप कम फोकस कर सकते हैं। आर्टिकल 12 में तो स्टेट का डेफिनेशन है, तो ये तो जनरल है। आर्टिकल 13 आपको ध्यान देना है। लॉज इनकंसिस्टेंट विथ और इन डेरोगेशन विथ फंडामेंटल राइट्स, इसमें खास तौर पे आर्टिकल 13 क्लॉज 2, जिसमें इम्प्लिसिटली जुडिशियल रिव्यू को डायरेक्टली नहीं लिखा गया है, लेकिन इम्प्लिसिटली जुडिशियल रिव्यू की बात कही गई है कि कोई भी अगर फंडामेंटल राइट में चेंजेस अगर होंगे विच विल बी इनकंसिस्टेंट, कोई भी ऐसा लॉ होगा विच विल बी इनकंसिस्टेंट विद पार्ट 3 दैट इज द फंडामेंटल राइट, इट विल बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। तो आर्टिकल 13 क्लॉज 2 पर आपको ध्यान देना है। बाकी ये सारे आर्टिकल्स, राइट टू इक्वालिटी जो है वो 14 से 18 के बीच में है, सारे के सारे आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट टू फ्रीडम 19 से 22 तक, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23-24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28, ये सारे आर्टिकल्स मैं बता रहा हूँ। ये यूपीएससी कुछ भी पूछ सकता है इसमें से। आर्टिकल्स 29-30 भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। 31A B C आप छोड़ सकते हैं, इसमें बहुत कम प्रोबेबिलिटी है कि यूपीएससी इतना अंदर घुस के पूछेगा। लेकिन 32 आप नहीं छोड़ सकते, जो कि रिट्स की बात करता है। तो रिट्स के अंदर क्या है वो तो आपको लक्ष्मीकांत में मिल जाएगा, लेकिन आर्टिकल 32 आपको ध्यान देना है। आर्टिकल 35 आपको ध्यान देना है। 33-34 छोड़ सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। 35 में बोला गया है कि जो पार्ट 3 से रिलेटेड जो लेजिस्लेशंस बनेंगे वो काम पार्लियामेंट करेगा, वो काम स्टेट लेजिस्लेचर नहीं कर सकते हैं। तो बस 35 ध्यान दीजिएगा। ठीक वैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पार्ट 4 में है, ये भी याद रखिएगा आप। फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में था। इसमें जो है 37 में बोला गया है कि ये लीगली जो है इन्फोर्सेबल नहीं है पार्ट 4। 38A में वेलफेयर स्टेट की बात की है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि वेलफेयर स्टेट जो है वो कहाँ मेंशन्ड है। तो आर्टिकल 38 में मेंशन्ड है, याद रखिएगा। और बाकी सारे आर्टिकल्स, 39A हो गया,
40 हो गया, 41 हो गया, सारे आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डीपीएसपी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें कुछ भी नहीं छोड़ा जा सकता। 43A हो गया, 43B हो गया, सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप मतलब छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकते, कुछ भी पूछा जा सकता है इसमें से। अभी आप हाल फिलहाल में उठा के देखिए, PYQ 50 भी पूछा हुआ है, 51 भी पूछा हुआ है, डायरेक्ट यहाँ से उठ के सवाल आते हैं। चाहे आप सीडीएस का पेपर देखें, सीएपीएफ का पेपर देखें, तो फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी कुछ एक ऐसे चैप्टर्स होते हैं पॉलिटी में जो कि आप छोड़ के नहीं जा सकते। फंडामेंटल ड्यूटीज में बस आपको इतना याद रखना है कि ये पार्ट 4A में है, और 51A आर्टिकल इसलिए डील करता है। उसके अंदर जो स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी करके के तक है, उसमें वो उतना अंदर तक नहीं जाएगा। बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये पर्टिकुलर चीज़ें मेंशन्ड हैं, जैसे नेशनल एंथम मेंशन्ड है लेकिन नेशनल सॉन्ग मेंशन्ड नहीं है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान देखनी, विमेन एम्पावरमेंट मेंशन्ड है, एनवायरनमेंट वाली चीज़ें मेंशन्ड है, रिस्पेक्टिंग अवर आइडियल्स ऑफ फ्रीडम विच इंस्पायर्ड फ्रीडम स्ट्रगल, ये मेंशन्ड है। तो बस आपको ये ध्यान देना है, बाकी इतना डिटेल में नहीं जाना है कि वो 51A B है या 51A C है, ये इतना ध्यान नहीं देना है। एग्जीक्यूटिव पर आ जाते हैं। यूनियन एग्जीक्यूटिव पार्ट 5 में है, याद रखिएगा। 53 बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन प्रेसिडेंट के हाथ में होता है। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, 54 की जो बात करता है। मैनर ऑफ इलेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 55। बाकी ये सब कोई दिक्कत नहीं है। 61 पर आप ध्यान दीजिए, प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। 63 और 64 मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 66 इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। बाकी ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 74 और 75 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। 74 में जिसमें बोला गया है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगा जो कि एड एंड एडवाइस करेगा प्रेसिडेंट के लिए। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होना ही चाहिए, और इसका एडवाइस बाइंडिंग होगा प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट बस एक बार उसको लौटा सकता है। 75 तो मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिसमें कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की गई है, दैट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, नॉट पार्लियामेंट, याद रखिएगा, यूपीएससी का PYQ है। 76 आपको ध्यान देना है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, याद ये ध्यान देना है। 76 बहुत इंपॉर्टेंट। 77 78 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको लग रहा होगा कि हम तो बोल रहे हैं पार्लियामेंट में सब कुछ इंपॉर्टेंट है, तो हाँ भाई, पार्लियामेंट से हर साल इस साल क्वेश्चन उठा के देखिए, ज़्यादातर क्वेश्चन पार्लियामेंट के ही हैं और हर साल ऐसे रहते हैं। तो पार्लियामेंट के आर्टिकल्स आप इग्नोर नहीं कर सकते। 109 नंबर का आर्टिकल पूछा था इस बार, तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि आप छोड़ भी सकते हैं। जनरली 79 इंपॉर्टेंट है, 79 से 88 तक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं मिस कर सकते आप। बाकी ऑफिसर्स की जहाँ तक बात है, 89 को याद रख लीजिए जो कि चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन की बात करता है काउंसिल ऑफ स्टेट्स के लिए, और 93 याद रख लीजिए जो कि स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर की बात करता है लोकसभा के लिए। बाकी ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दीजिए। डिस्क्वालिफिकेशन में आ जाइए। डिस्क्वालिफिकेशन 102 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की बात की गई है। इसमें एंटी डिफेक्शन लॉ के भी कुछ वो हैं, एलिमेंट्स हैं, कैसे प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्शन कमीशन से एडवाइस लेता है डिस्क्वालीफाई करने के लिए, और स्पीकर के पास भी कुछ पावर्स होते हैं डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड। तो ये आपको ध्यान देना, 102 नहीं भूलना है। 105 नहीं भूलना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, प्री और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि प्रिविलेजेस की बात करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 108, 109, 110, 111, 112 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इस साल तो 109 नंबर पूछ ही दिया था। 110 डेफिनेशन ऑफ मनी बिल, इसका डिटेल्ड वाला भी पढ़ लीजिएगा, क्या क्या चीज़ें एग्जैक्टली क्या क्या उसमें लिखा हुआ है, मनी बिल में क्या आता है क्या नहीं आता है, एसेंट कौन देता है मनी बिल को, इस स्पेशल प्रोसीजर कैसे फॉलो होता है मनी बिल में, जॉइंट सिटिंग 108 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। 112 बाकी ये सब 113 14 ये सब छोड़ सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाइए 121 पर। 121 में वो जो बोला जाता है ना कि इंडिया का सेपरेशन ऑफ पावर्स वाला जो कॉन्सेप्ट है, तो रेस्ट्रिक्शन ऑन डिस्कशन इन पार्लियामेंट, मतलब जजेस के बिहेवियर को आप पार्लियामेंट में नहीं डिस्कस कर सकते। और ठीक वैसे ही 122 में बोला गया कि जजेस जो हैं, कोर्ट्स जो हैं, वो प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट नहीं डिस्कस कर सकती। तो ये सेपरेशन ऑफ पावर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 123 तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए इसको। ऑर्डिनेंस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आ जाइए चैप्टर 4, यूनियन जुडिशरी। अब यूनियन जुडिशरी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें आपको ये बस ध्यान देना है कि यूनियन जुडिशरी जो है वो 124 से लेके 147 तक है। तो कई बार क्या होगा, कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिसमें अगर आपको रफ
अगर रेंज भी पता है कि जुडिशरी जो है, सुप्रीम कोर्ट 124 से शुरू होता है 147 पर खत्म होता है, तब भी आपके क्वेश्चंस निकल जाएंगे। क्वेश्चन पूछा था 2019 में कि आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में क्या करता है, कैसे करता है, बहुत डिटेल में क्वेश्चन था। और उसके ऑप्शंस आप देखेंगे तो सिर्फ एक ऐसा ऑप्शन था जिसमें सुप्रीम कोर्ट की बात की गई थी। तो वहां से अगर आपको सिर्फ ये रेंज पता होता कि 124 147 में सुप्रीम कोर्ट की बात की गई है, तो आपका वो आंसर निकल सकता था। तो आपको इतना ध्यान देना है, कम से कम रेंज ध्यान देना है। और इसके अलावा कुछ एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है सुप्रीम कोर्ट में, बस आप उतना ध्यान दे दीजिए। 124 से शुरुआत ही है, तो एस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ये इंपॉर्टेंट है, बाकी ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं। 129 बहुत इंपॉर्टेंट है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट जो है वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, और ये इम्प्लिसिटली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के पावर्स भी देता है सुप्रीम कोर्ट को। 129 याद रखिएगा। सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 131 में ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, 132 में एपलेट जुरिस्डिक्शन। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दीजिए, इतना डिटेल में नहीं पूछेगा। 136 बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशल लीव पिटीशन वाली जिसमें बात की गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 142 बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी पूछा हुआ है 142, कि वो जो कंप्लीट जस्टिस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जो है कि आउट ऑफ द वे जाके कुछ ऑर्डर दे सकता है, ये 142 वाला है। और 143 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पार्लियामेंट जो है सुप्रीम कोर्ट को कंसल्ट कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 142 143, बाकी सब छोड़ दीजिए। हाँ, सीएजी में 148 बस। बस आप ये ध्यान दीजिए कि 148 से 151 सीएजी है, और 148 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी ड्यूटीज होंगे, पावर्स होंगे, फॉर्म्स ऑफ अकाउंट होंगे, वो सब छोड़ दीजिए, 148 याद रखिए। स्टेट शुरू हो जाएगा पार्ट 6, पार्ट ध्यान देना है, पार्ट भूलना नहीं है। बिल्कुल स्टेट्स का जो है शुरू हो जाता है। और बाकी जो चीज़ें मैंने बताई पार्लियामेंट के कॉन्टेक्स्ट में, वो सेम आर्टिकल्स स्टेट्स में भी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, तो वो मैं दोहराऊंगा नहीं, आप देख लीजिएगा वहाँ से। बट लेकिन स्टेट्स में जैसे कुछ एक स्पेशल चीज़ें भी होती हैं, तो उसमें क्या ध्यान देना है ये मैं बताता हूँ आपको। जैसे गवर्नर एक अलग है थोड़ा, गवर्नर की कुछ पावर्स भी अलग होते हैं। तो गवर्नर का डिजिग्नेशन जो है 153 में लिखा हुआ है, गवर्नर का अपॉइंटमेंट जो है 155 में लिखा हुआ है। अब ये सब चीज़ें मैंने यूपीएससी में तो डायरेक्ट इतना करते हुए नहीं देखा, लेकिन स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में डायरेक्ट आ जाता है कि अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, चार ऑप्शन दे देगा, 154 155 156 157। तो अगर आप उन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक एक आर्टिकल पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, स्टार्टिंग के आर्टिकल्स, बाकी ये 159 160 ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 163 बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे वो 74 इंपॉर्टेंट था। एक ट्रिक होता है ना, आप लोगों को पता होगा कि जो पार्लियामेंट के आर्टिकल्स हैं उसमें अगर आप 89 जोड़ देंगे तो सेम बन जाएगा। जैसे वहाँ 74 मैंने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट, तो यहाँ 163 भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एट द स्टेट लेवल की बात करता है। और 164 भी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जैसे वहाँ अटॉर्नी जनरल था, उसमें ऐड कर दीजिए 76 में 89 ऐड करेंगे तो 165, यहाँ एडवोकेट जनरल हो जाएगा। बस बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, बाकी 89 आप ऐड करते जाइए जो कि उस पार्ट में मैंने बताया था। बाकी एक कुछ एक हाँ, एक चीज़ इसमें 169 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की बात, क्योंकि ये अलग है ना, लेजिस्लेटिव काउंसिल हर स्टेट में नहीं होता है। तो एबोलिशन भी और क्रिएशन दोनों 169 में दिया हुआ है। क्वेश्चन पूछा था मेंस में, लेजिस्लेटिव काउंसिल को कैसे बनाया जाता है, कैसे एबॉलिश किया जाता है। तो 169 अगर जिसको नहीं पता है तो जाहिर सी बात है आपको कम नंबर मिलेंगे। तो 169 आपको ध्यान देना है। बाकी ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, जैसे वही था, जैसे 102 था वहाँ डिस्क्वालिफिकेशन के लिए, वहाँ आपने अगर ऐड कर दिया 89 तो 191 बन गया। अब बाकी वही है, मनी बिल्स, एसेंट टू बिल्स, बिल्स रिजर्व फॉर कंसिडरेशन, ये सब चीज़ें हैं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, ये हाई कोर्ट थोड़ा सा अलग है। तो हाई कोर्ट्स की शुरुआत होती है आर्टिकल 214 से, आर्टिकल 214। तो जैसे वहाँ 129 इंपॉर्टेंट था, तो यहाँ जो है कि 215 उसका कोरेस्पॉन्डिंग, 129 का कोरेस्पॉन्डिंग जो है 215 है। यहाँ 89 ऐड नहीं हो रहा है, यहाँ कुछ और ऐड हो रहा है। तो हर हर बार ऐड नहीं होगा, तो कुछ कुछ आर्टिकल्स आपको मेमोराइज करने पड़ेंगे। तो आर्टिकल 215 हाई कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बताता है, जो कि इसको भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जो पावर्स हैं वो देता है हाई कोर्ट को भी। तो बाकी ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। 226 ध्यान दीजिए, जैसे आर्टिकल 32 था, 32 था सुप्रीम कोर्ट के लिए, आर्टिकल 226 है हाई कोर्ट के लिए। और वो जो है कि सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए इशू कर सकता है रिट्स, और ये फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ लीगल राइट्स पर भी ये इशू कर सकता है रिट्स। बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। 233, बस आप इतना ध्यान रख लीजिए कि सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की शुरुआत होती है 233 से, और डिस्ट्रिक्ट जजेस अपॉइंट होते हैं 233।
आर्टिकल में, इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैं बताने के लिए बता दे रहा हूँ। हाँ, ये पार्ट ध्यान दीजिए, पार्ट 7 ओमिट हो गया है। पार्ट 8, पार्ट 8 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और इसमें भी दिल्ली वाले आर्टिकल्स 239 ए, 239 ए बी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। दिल्ली आज फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से तो खास तौर से, तो दिल्ली वाले आर्टिकल्स आपको ध्यान देना है। पार्ट 9 ध्यान देना है, पंचायत बिल्कुल, खास इन सब में पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचायत पार्ट 9 में है, म्यूनिसिपैलिटी जो है पार्ट 9 ए में है, कोऑपरेटिव पार्ट 9 बी में है, तो ये ध्यान देना है आपको। पंचायत में स्पेसिफिक आर्टिकल्स पर ध्यान नहीं देना है। अगर ध्यान देना ही है, ज़्यादा मन कर रहा है, तो रिजर्वेशन वाला आप देख लीजिए आप, यही पूछेगा तो पूछेगा। 243 डी होता है रिजर्वेशन के लिए, हर सारा रिजर्वेशन, चाहे वो वुमेन हो, एस सी हो, एस टी हो, सब कुछ इसी में है, 243 डी में। बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप इतना रेंज याद रखिए, 243 से शुरू होता है और पंचायत वाला अंत होता है 243 ओ से। फिर म्यूनिसिपैलिटी शुरू होता है 243 पी से, और ये अंत होता है 243 जेड जी। बस आपको रेंज ध्यान देना है। उसके बाद जो है पार्ट 9 बी से शुरू हो जाता है आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी। अंदर तक जाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। पार्ट 10 याद रखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही फेवरेट यूपीएससी का। तो पार्ट 10 में शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज की बात करें, बस आप 244 नंबर याद रखिए, बस कुछ नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं। बाकी आप लक्ष्मीकांत से पढ़े, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप लक्ष्मीकांत से पढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ ये हेडिंग पढ़ लेने से हो जाएगा, तो मैं ओवर एंड एबव बता रहा हूँ। लक्ष्मीकांत, लक्ष्मीकांत तो पढ़ना ही है, दैट इज इनडिस्पेंसेबल। तो ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपने लक्ष्मीकांत का ये वाला चैप्टर पढ़ा है। हम्म। सो सेंट्रल स्टेट रिलेशंस की बात है, 248 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, रेसिड्यूरी पावर्स की जिसमें बात करी गई है। और बाकी ये सब आर्टिकल्स जिसमें पार्लियामेंट को पावर मिलते हैं स्टेट लिस्ट के किसी आइटम पर लॉ बनाने के लिए, तो वो सारे पावर्स इंपॉर्टेंट हैं। जैसे राज्यसभा जो कभी कभी बोल देता है कि बना लो भाई, 249 वाला, इमरजेंसी के दौरान बना सकते हैं वो लोग। 250 वाला, 252 में मतलब दो दो और स्टेट अगर रिक्वेस्ट करेंगे अपने यहाँ, बिल विल पास करके बोलेंगे कि बना लो भाई स्टेट में, तो ये 252 वाला इंपॉर्टेंट है। किसी इंटरनेशनल ट्रीटी को अफेक्ट देने के लिए 253 बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दीजिए। हाँ, ये एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट रिलेटेड टू इंटरस्टेट रिवर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 262, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 263 बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरस्टेट काउंसिल, बहुत इंपॉर्टेंट, प्रेसिडेंट जिसका चेयरमैन होता है। कॉन्ट्रैक्ट, ये पार्ट्स ध्यान दीजिएगा, पार्ट्स भूलिएगा मत। पार्ट 12 शुरू हो गया है। तो 265 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टैक्सेस कैन नॉट बी इम्पोज्ड सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। सेव मतलब एक्सेप्ट, एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, बिना लॉ के आप टैक्स इम्पोज नहीं कर सकते। तो इस लिहाज से 265 इंपॉर्टेंट है। 266 जिसमें फंड्स की बात की गई है, फंड्स में भी कंसोलिडेटेड और पब्लिक अकाउंट की बात की गई है। कंटिजेंसी 267 में, ये इंपॉर्टेंट है। ये पीवाईक्यूज में मैंने देखा हुआ, यूपीएससी के पीवाईक्यूज में पूछा हुआ है ये, तो इंपॉर्टेंट है ये। बाकी ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। 279 ए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और फाइनेंस कमीशन भी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। बाकी ये सब छोड़ दीजिए, बाकी उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। 300 ए ध्यान देना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। राइट टू प्रॉपर्टी विच इज़ नाउ अ लीगल राइट, लीगल राइट, राइट टू प्रॉपर्टी इज ए लीगल राइट। तो 300 ए में वो है, पहले था वो फंडामेंटल राइट था, अब ये लीगल राइट है। 300 ए ध्यान देना है। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। आर्टिकल 312 पर आ जाइए, ऑल इंडिया सर्विसेज। इसमें राज्यसभा जो है, वो राज्यसभा का स्पेशल पावर होता है कि ऑल इंडिया सर्विसेज बनाने को रिकमेंड कर सकता है। बाकी पब्लिक सर्विस कमीशन में यूपीएससी जो है वो 315 में है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। हालांकि यूपीएससी इतना ऑब्सेस सेल्फ ऑब्सेस्ड नहीं है कि वो खुद के बारे में ही सवाल पूछेगा। मैंने तो कभी नहीं देखा यूपीएससी ने यूपीएससी के बारे में पूछा। एक आध बार शायद बहुत पुराने पेपर से मुझे दिखा था, वरना यूपीएससी अपने बारे में नहीं पूछता है। लेकिन आप याद रखेंगे, 315 आप याद रखेंगे। बाकी पार्ट्स आप ध्यान दीजिए। उसके बाद पार्ट 14 ए शुरू हो जाता है, ट्रिब्यूनल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे वो पूछा था कोऑपरेटिव सोसाइटी, वैसे ही ट्रिब्यूनल्स भी पूछ सकता है, पार्ट 14 ए। तो 323 ए और 323 बी ट्रिब्यूनल से डील करते हैं, याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इलेक्शंस के आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन सारे आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट नहीं। इलेक्शन कमीशन 324 वाला, और ये नो पर्सन कैन बी इन एलिजिबल ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन रेस कास्ट, इसके ग्राउंड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलीजन रेस कास्ट और सेक्स, बहुत इंपॉर्टेंट। 325, 326 जिसमें यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज की बात की गई, बहुत इंपॉर्टेंट। बाकी ये सब उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब पार्लियामेंट को पावर दे रहा है, स्टेट को पावर दे रहा है, तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। 330 रिजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट, 330
एससीज और एससी को लोकसभा में और उसके राज्यसभा के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं होता, याद रखिएगा। 330 ए जो कि अभी ऐड हुआ है। 332 वही सेम चीज़ स्टेट के लिए, 332 ए वही चीज़ स्टेट के लिए, ध्यान देना है। बाकी ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। 338 बहुत इंपॉर्टेंट, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं और पूछा जा सकता है। 338, 338 ए, 338 बी, बिल्कुल ध्यान देना है। शेड्यूल कास्ट 341, शेड्यूल ट्राइब 342, कंफ्यूज नहीं करना है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करना है। ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, 343 में लिखा हुआ है, इतना बस ध्यान दीजिए। लैंग्वेज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में क्या होनी चाहिए, 348 में दिया हुआ है बस, इससे ज़्यादा नहीं कुछ। 350 बी, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर है, स्पेशल ऑफिसर ऑफ लिंग्विस्टिक मिनोरिटी, ये आपको ध्यान देना है। और डायरेक्टिव फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, ये बोला जाता है ना, डायरेक्टिव्स आउटसाइड पार्ट 4A। तो ये ये वन ऑफ द डीपीएसपी है जो कि आउटसाइड पार्ट 4 है। तो 351 जिसमें हिंदी लैंग्वेज को डेवलप करने की बात की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इमरजेंसी जो है वो पार्ट 18 में है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए इसको, पूछा भी हुआ था इस बार। 352 नेशनल इमरजेंसी, 356 प्रेसिडेंट रूल, 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। बाकी इसके अलावा 358 और 359 आर्टिकल। 358 में जब इमरजेंसी लगती है तो आर्टिकल 19 सस्पेंड होता है, उसके बारे में बात की गई है। 359 में जो बाकी आर्टिकल्स हैं अदर देन आर्टिकल 19 अंडर पार्ट 3, उसमें कैसे चेंजेस होते हैं उसकी बात की गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 361 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। प्रोटेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर एंड राज प्रमुख, राज प्रमुख तो अभी इसको शायद डिलीट कर दिया गया है इस वर्ड को। तो प्रोटेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, जो स्पेशल इम्यूनिटी मिलती है ना, कि क्रिमिनल एक्ट के लिए भी उनको नहीं किया जा सकता है, अप्रहेंड नहीं किया जा सकता है, तो ये स्पेशल प्रोटेक्शन मिलता है उनको, तो 361 में याद रखना है। एक तरह का प्रिविलेज होता है उन लोग के पास, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेंडमेंट 368 पार्ट 20 में है, भूलिएगा मत। और टेम्पररी ट्रांजिशनल प्रोविजन 370 पहले इंपॉर्टेंट था, अभी अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। 301, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, पूछा जा सकता है, हालांकि स्टेट गवर्नमेंट से पूछने की ज़्यादा वो होती है प्रोबेबिलिटी, लेकिन देख लेंगे तो कोई ऐसी बुराई नहीं है। जैसे इसका निमोनिक होता है, जैसे 371 से शुरू होता है, 371 ए से शुरू नहीं होता है, याद रखिएगा। 371 में महाराष्ट्र और गुजरात, माता जी ऐसे, नाम आसमा जी के, नाम आसमा जी के, यानी एन फॉर नागालैंड, ए फॉर असम, एम फॉर मणिपुर, ए से दोनों आंध्रा है, ये डी और ई, और एस फॉर सिक्किम, एम फॉर मिजोरम, ए फॉर अरुणाचल, और आई फॉर गोवा, के फॉर जे फॉर कर्नाटका। बस आपको याद, जे तक याद रखना है। निमोनिक से आप याद कर सकते हैं, कोई भी आप अपना भी बना सकते हैं, ऐसा कोई वैसा बहुत अच्छा निमोनिक नहीं है। तो बाकी बाकी तो कुछ नहीं इंपॉर्टेंट है, छोड़ दीजिए, बिल्कुल छोड़ दीजिए। और हाँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रीएम्बल, इसको आपके एक एक वर्ड, एक एक कॉमा, एक एक फुल स्टॉप यहाँ ध्यान देना है, एक एक सेमी कॉलन, ये डायरेक्ट यहाँ से सवाल आएगा। किन 3 टाइप की जस्टिस मेंशन्ड है, किस 5 टाइप की लिबर्टी जो है मेंशन्ड है, किन 2 टाइप का इक्वालिटी मेंशन्ड है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। फ्रीडम फ्रेटर्निटी के साथ साथ डिग्निटी इंपॉर्टेंट है, यूनिटी के साथ साथ इंटीग्रिटी इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रिटी जो है वो 42nd अमेंडमेंट से ऐड हुआ था, सेकुलर सोशलिस्ट ये सब 42nd अमेंडमेंट से ऐड हुआ था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान देना है। और ये सब वर्ड्स, एडॉप्ट एनेक्ट हुआ था कब, 26 नवंबर को, और कम इनटू अफेक्ट कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को, ये सब इंपॉर्टेंट है। तो बेयर एक्ट यहाँ से आपका प्रिएम्बल का और इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स का कवर हो गया है। इन इन आर्टिकल्स को ध्यान दीजिए, बाकी जितने भी लोग बताए हैं कि ये भी इंपॉर्टेंट है वो भी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, आराम से प्रीलिम्स क्लियर करिए। थैंक यू।